हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। समीक्षा अधिकारी के लिए हम अपने यूट्यूब चैनल पर अच्छे लेवल के प्रश्नों को उपलब्ध करा रहे हैं। तो आज की क्लास में भी सभी अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, तो आप टेस्ट को लगाते हुए चलिएगा। कुछ टाइम दिया जाएगा जिसमें आप क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट कर सको। उसके बाद में उसका आंसर क्वेश्चन का बता दिया जाएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एक बेहतरीन सेशन रहेगा आज का ये। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। 1, 2 एवं 3 यहाँ पर सही है। नगर पंचायत 73वें संविधान संशोधन से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में आंध्र प्रदेश शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में मेघालय इरी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सही का चयन करना है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 1 एवं 3 ये वाले कथन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। भारत में कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है और शहतूत रेशम का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक ही है। भारत में टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो कि झारखंड है। बिल्कुल सही था ये। भारत में मेघालय इरी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मेघालय नहीं है, यह आपका राज्य है असम। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने चारों पॉइंटों को जान लिया है। देखिए, हम उस तरीके से क्लास उपलब्ध करा रहे हैं जिस तरीके से प्रश्न पत्र पूछा जाता है, वही प्रश्न नहीं छूटेगा। डायनेमा परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रश्न नंबर 4, सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो कूट के माध्यम से ही सही उत्तर का यहाँ पर चयन करना है। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। तो आंसर ऑप्शन सी है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। सुपोषण यूट्रिफिकेशन की एक ऐसी घटना है ये जिसमें जल निकाय के माध्यम से पोषक तत्व विद्यमान होते हैं और यह जल में घुली हुई ऑक्सीजन को कम कर देते हैं। जैसे कि जल का जो बहाव होता है उसमें जैविक अजैविक दोनों प्रकार के तत्व शामिल हो जाते हैं। इसी कारण से जल में घुलित ऑक्सीजन को ये कम कर देता है सुपोषण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मिलान संबंधी यह प्रश्न है। तो सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ हमें सही से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में भारत के अधिनियमों के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में वर्ष दिया गया है। वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। तो यहाँ पर सभी सही सम्मिलित हैं। तो डी प्रश्न का राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये और ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। देख लीजिए 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसको जरूर याद रखना है। वायु अधिनियम 1981 में आया था और जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में आया था। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर इसको स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, इटावा में। देखिए ये प्रश्न आरओ को छोड़ दीजिए, पीसीएस में भी पूछा गया था 2013 के प्री एग्जाम में। तो उत्तर प्रदेश से इसी प्रकार के प्रश्न बनते रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? यह भी आरओ एआरओ की प्री परीक्षा हुई थी 2016 में नियस्त परीक्षा का प्रश्न पत्र का ये क्वेश्चन है। समसपुर, रायबरेली, नवानगंज। तो यही सही नहीं है।
नवाबगंज जो है उन्नाव में है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई जिले में है। तो बी यहाँ पर सही आंसर था। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किन कारकों ने 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था के विकास को प्रेरित किया? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। लोहे के औजारों का प्रयोग, दुधारू पशुओं की रक्षा पर बल, धान की रोपाई प्रणाली का विकास। खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था के विकास को प्रेरित किया था 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में। तो सभी यहाँ पर सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। लोहे के औजार का प्रयोग भी किया गया था, दुधारू पशुओं की रक्षा पर बल दिया गया था, धान की रोपाई प्रणाली का विकास किया गया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। गुजरात राज्य में यह स्थित है, मोढेरा का सूर्य मंदिर। इसको जो है साल्वकी राजा भीमदेव ने जो है इसका निर्माण करवाया था। सूर्य मंदिर किसको समर्पित है? तो यह देव को समर्पित है। तो ऐसे याद रखेंगे कि भीमदेव ने ही इसका निर्माण करवाया था। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपरोक्त युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? विभाग और संस्थापक दिया गया है। दीवान ए अर्ज बलवंत, दीवान ए अमीर कोही महमूद बिन तुगलक, दीवान ए इश्तियाक अलाउद्दीन खिलजी, दीवान ए बदगान फिरोज शाह तुगलक। तो सही सुमेलित यहाँ पर है ऑप्शन डी। केवल 1, 2 और 4 यहाँ पर सही है। तीसरे वाला पॉइंट सही सुमेलित नहीं था। दीवान ए इश्तियाक का संस्थापक था फिरोज शाह तुगलक। तो इसको भी याद रखना है। प्रश्न यह भी पूछा जाता है, दीवान ए अर्ज का संबंध किससे है? तो सैन्य विभाग से इसका संबंध था। दीवान ए अमीर कोही का यह कृषि विभाग था। दीवान ए इश्तियाक ये पेंशन विभाग था। और दीवान ए बदगान यह एक दास विभाग था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? सिंधु घाटी के संदर्भ में यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो सी राइट आंसर है। दोनों कथन यहाँ पर सही है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर जो कपास की खेती की जाती थी और यह सभ्यता जो थी लौकिक सभ्यता थी। उसमें धार्मिक तत्व जो है विद्यमान थे परंतु वर्चस्वशाली नहीं थे, अर्थात वह तेज तर्रार नहीं थे, तेज या ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी नगरीय जनसंख्या 2011 के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो नगरीय जनसंख्या के आधार पर हमको यहाँ पर अवरोही क्रम में इनको लगाना है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य दिया गया है। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में महाराष्ट्र की है। तो 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है। तो सी और डी को तो हटा दीजिए। उसके बाद में आएगा आपका उत्तर प्रदेश राज्य का नंबर। तो ए यहाँ पर राइट आंसर हो चुका है। फिर तमिलनाडु, लास्ट में पश्चिम बंगाल। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। चैनल से जुड़े हुए विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते हैं, उनका धन्यवाद भाई। इसी तरीके से अपना जो है प्यार इस चैनल पर बनाए रखिएगा। और जो अन्य विद्यार्थी भी क्लास को देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करो। देखिए कंटेंट जब अच्छा होता है तो वीडियो को लाइक करने का दायित्व आपका पूरा बन जाता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में स्थल दिए गए हैं और सूची सेकंड में नदियों का संगम दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप आंसर जो लगाइए इसका। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है।
तो यहाँ पर ए का 2 आएगा। ए का 2 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो चुका है। केवल इस पॉइंट से आंसर क्लियर हो चुका है, परंतु ये सभी पॉइंट हमको जान लेने हैं। कुछ विद्यार्थियों को ए का 2 ना पता हो, अन्य पॉइंट तो आपको पता ही होगा। देखिए ये वाला पॉइंट तो सभी को पता है कि देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है, तो डी का 1 आएगा। तो इस प्रकार भी जो आंसर इसका कंफर्म हो रहा है। नंदप्रयाग के लिए अलकनंदा और नंदाग्नि आएगा, कर्णप्रयाग के लिए अलकनंदा और पिंडार आएगा। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर था। देखिए याद कैसे रखेंगे, नंदप्रयाग में नंद है, और नंद जो है जिस ऑप्शन में 2 जगह आपको देखने को मिल जाए वहाँ पर आएगा आपका नंदप्रयाग। थोड़ी सी ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की, वैसे सभी के याद रहता है ये, कुछ के याद ना रहे तो कर सकता है। कर्णप्रयाग, कर्ण से याद रखना है कान, और कान में जो है पिंडार जो पहने जाते हैं। और रुद्र मंदाग्नि, रुद्र का जो है मंद आएगा। तो इस तरीके से हम प्रश्नों को याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, दक्षिण भारत की निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो दक्षिण भारत की नदियों को लंबाई के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, और वो भी अवरोही क्रम में। तो दक्षिण भारत की सबसे जो लंबी नदी है वो गोदावरी है। तो गोदावरी तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। गोदावरी के बाद आपकी आती है कृष्णा नदी, यानी कि 2 नंबर देख लीजिए, COD में है। नर्मदा नदी, तो यह भी दोनों ऑप्शन में ही है। और नर्मदा नदी के बाद आएगी आपकी महानदी, तो बी राइट आंसर हो चुका है। और लास्ट में आएगी आपकी ताप्ती नदी। तो यह इनका क्रम है। एक अच्छा प्रश्न है, सभी को याद रखना है कि गोदावरी के बाद आपका कृष्णा, कृष्णा के बाद नर्मदा, नर्मदा के बाद आपका आता है महानदी, महानदी के बाद आता है कावेरी, ये भी छूट रहा है, और कावेरी के बाद आएगा ताप्ती, अर्थात जो ताप्ती नदी है वो लास्ट में आएगी। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था। तथ्य को ध्यान से समझते हुए क्वेश्चनों को हम लगाते हैं। नीति आयोग, नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? एक संवैधानिक निकाय है, संसद द्वारा पारित कानून के अंतर्गत गठित है, कार्यकारी आदेश द्वारा गठित है, एक अध्यादेश द्वारा स्थापित है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर जो है तीसरे वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। नीति आयोग कार्यकारी आदेश द्वारा गठित एक संस्था है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 16, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में लौह अयस्क दिए गए हैं और सूची सेकंड में राज्य दिया गया है, तो कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। बादाम पहाड़ लौह अयस्क क्षेत्र उड़ीसा राज्य में है, ए का 2 आएगा। दिल्ली राजहरा ये छत्तीसगढ़ राज्य में है, बी का 3 आएगा। केंद्रमुख कर्नाटक राज्य में है, तो सी का 4 आएगा। नोवामुंडी झारखंड राज्य में है, तो डी का 1 आएगा। तो सी यहाँ पर राइट आंसर है। 2, 3, 4, 1। तो डी जिन्होंने लगा है उनका यहाँ पर गलत हो चुका है, क्योंकि इसको जरूर याद रखना है कि दिल्ली राजहरा जो है लौह अयस्क क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में है, न कि झारखंड में है। तो प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो सी यहाँ पर राइट आंसर है। लाहौर षड्यंत्र केस में जतिन दास को जो है बंदी बनाया गया था। 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 1929 में, कब भला? 1929 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा या कौन से परागणकारी हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी। तो डी चुनने वाले विद्यार्थियों का बिल्कुल सही आंसर है। जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन बी चुना है तो यहाँ पर गलत है। परागणकारी के लिए मधुमक्खी भी आएगा, पक्षी भी आएगा और चमगादड़ भी आएगा। मधुमक्खी को तो सभी जानते हैं कि ये जो है फूलों पर बैठती हैं और वहाँ से जो रस अर्जित करती हैं, तो कुछ पक्षी भी ऐसा करते हैं और चमगादड़ भी करते हैं।
तो डी वहाँ पर करेक्ट आंसर था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, मेघालय के पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पर वर्ष भर अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। खनिजों की दृष्टि से मेघालय का पठार महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। दोनों कथन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। भारत में अधिकतर वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, तो मेघालय के पठार में भी दक्षिण पश्चिम मानसून से ही अधिकतर जो वर्षा होती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, पूर्वी हिमालय की निम्नलिखित पहाड़ियों को उनके क्रम अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहाड़ियों का जो चुनाव करना है वो पूर्व से स्टार्ट करना है और पश्चिम की तरफ को हमको जाना है। पूर्व से पश्चिम की ओर इनको लगाना है। ये पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ हैं सभी जो यहाँ पर दी गई हैं। खासी, गोरो, मिकिर, नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी तो गलत नहीं होना चाहिए। नागा पहाड़ी किस राज्य में है? तो ये आपकी है नागालैंड में है। और गोरो पहाड़ी और खासी पहाड़ी ये दोनों पहाड़ी मेघालय राज्य में है। और मिकिर पहाड़ी असम राज्य में है। कौन से राज्य में है? असम राज्य में है। तो अब तो जो है गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ए चुनने वालों का यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो पहले नागालैंड की पहाड़ी आएंगी, फिर मिकिर की पहाड़ी, फिर उसके बाद में खासी पहाड़ियाँ, फिर गोरो पहाड़ियाँ आएंगी। 1 और 2 तो दोनों में सही दिया गया है लास्ट में, और यहाँ पर कन्फ्यूजन था ए और बी में, तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यदि हमको पहाड़ियों के राज्य पता है तो आराम से जो आंसर लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारा मैप है। यदि पहाड़ियों के राज्य हमको पता हो तो आराम से जो आंसर लग जाता है। देखिए इन पहाड़ियों का क्रम हमसे पूर्व से जो पश्चिम की ओर पूछा गया था, तो सबसे पहले यहाँ नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ आएंगी। फिर आपका असम आ रहा है, असम में जो है मिकिर पहाड़ियाँ हैं। असम के बाद आपका कौन सा राज्य आएगा? मेघालय राज्य आएगा। ये यहाँ पर मेघालय है, और मेघालय राज्य में जो है खासी पहाड़ियाँ आएंगी, खासी की पहाड़ियाँ। उसके बाद में गारो पहाड़ियाँ आएंगी। इस प्रकार जो है प्रश्न का आंसर लगेगा। तो गोरो, गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ भी मेघालय राज्य में ही हैं। यदि इन तीनों पहाड़ियों का क्रम देखें तो पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार चलती हैं, गारो, खासी और जैंतिया। तो देखिए प्रश्न में ही आंसर जो है छुपा रहता है, परंतु हमको सही से अध्ययन करना होता है। और सही से अध्ययन क्या होगा? यदि सही से अध्ययन करेंगे तो आराम से आंसर जो लग जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। निम्न पर विचार कीजिए। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ये गुण किस ग्रंथि में देखने को मिलते हैं? यकृत दिया गया है, पलिया दिया गया है, अंगनाशय दिया गया है और लार ग्रंथि दिया गया है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो आपकी लीवर होती है, तो ये तो नहीं आएगा आंसर में। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अंगनाशय, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अंगनाशय से जो रस स्रावित होता है वो क्षारीय होता है और इस रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। चलिए सी यहाँ पर राइट आंसर था। उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित भूभागों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 100% आपको ये प्रश्न जो है सही करना है। तो आपने जो प्रश्न का आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा, जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन बी चुना है उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो चुका है। देखिए कुछ प्रश्नों का यदि आपको कंसेप्ट पता है तो आप आंसर लगा जाओगे। यदि हम खादर की बात करें, खादर जो है किस प्रकार की मिट्टी होती है? तो यह जो है नई जलोढ़ मृदा होती है, और बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। तो लास्ट में जो है खादर आएगा। तो 2 जो है केवल ऑप्शन बी में ही था, तो यहाँ से भी आंसर जो है लग सकता था। और खादर जो मिट्टी होती है ये नदियों के द्वारा बहा करके लाई जाती है।
जिसमें जैविक तत्व जो है मौजूद होते हैं। तो ये सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, जो खादर होती है। तो यहाँ पर बी राइट आंसर था। तो देखिए, भामर पहले आएगा, फिर तराई आएगा, फिर आपका बांगर आएगा और लास्ट में आएगा खादर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो 23 है ये मिलान संबंधी प्रश्न है और हमको यहाँ पर मिलान करना है। देश और राजधानी दी गई है। प्रश्न जो देश और राजधानी से भी परीक्षा में आया था। कजाकिस्तान की राजधानी जो है अस्ताना है, तो बी का 1 आएगा। बी का 1 ऑप्शन बी और सी में है, तो इसको हटा दीजिए क्योंकि हमको पक्का कंफर्म पता है। उसके बाद में बुरुंडी। बुरुंडी देश की जो राजधानी है वो आपकी बुजुम्बुरा है, तो ए का 3 आएगा। ए का 3 ऑप्शन सी में है, तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो चुका है। लाओस की राजधानी वियंत्याने है और माली की राजधानी बामाको है, तो डी का 2, तो सी ही राइट आंसर है। उचित पॉइंट लगने पर उसको नोट अवश्य कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? खनिज और यहाँ पर उत्पादक क्षेत्र दिया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तांबा एरी जोन क्षेत्र। तांबे का जो उत्पादन किया जाता है वो एरी जोन क्षेत्र से किया जाता है। कहाँ पर ये क्षेत्र है? तो ये यूएसए में है और यूएसए के भी बीघम में है। तो बीघम एक प्रसिद्ध क्षेत्र है जहाँ से तांबे का उत्पादन किया जाता है। एक अच्छा प्रश्न है ये। क्लास हम आपको इस प्रकार उपलब्ध करा रहे हैं, जब प्रश्न पत्र बनेगा तो भाई कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। बस अच्छे से कंटिन्यू पढ़ती है क्लास को आपको वॉच करना है। 50 सेट हमने कंप्लीट कर दिए हैं, तो वहाँ से आप उन वीडियो को वॉच कर सकते हो, यानी कि प्लेलिस्ट वीडियो को वॉच कर सकते हो। अब हम नए सिरे से सेट नंबर डालते हुए चल रहे हैं। इस प्रश्न को देखते हैं। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन से संबंधित हैं? यह गर्म शुष्क तथा रेत से भरी हुई स्थानीय पवन है। यह सहारा के रेगिस्तान के उत्तर दिशा में भूमध्य सागर की ओर चलकर इटली तथा स्पेन में प्रवेश करती है। इसे मिस्र में खमसिन, लीबिया में गिलिबली और टूनीशिया में चिली के नाम से जाना जाता है। तो यहीं से पॉइंट पकड़ लिया था कि इटली में कौन सी बहती है? सिरको बहती है, तो ए यहाँ पर राइट आंसर है। और सिरको जो है एक स्थानीय पवन है। और किस प्रकार की पवन है ये? गर्म और शुष्क पवन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर इस प्रश्न में कई पॉइंट दिए गए हैं, तो एक अच्छा प्रश्न था ये। प्रश्न नंबर 26। एल्बिडो के आधार पर निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यदि कंटिन्यू क्लास वॉच कर रहे होंगे, वीडियो वॉच कर रहे होंगे, तो हमने एल्बिडो संबंधित आपको प्रश्न करा था और अच्छे से वहाँ पर इसकी व्याख्या भी की थी। गलत नहीं करना है इस प्रश्न को। परीक्षा में प्रश्न जो है बन सकता है इस बार एल्बिडो से। तो हमने बताया था आपको समुद्री बर्फ़ का, यानी कि बर्फ़ का जो एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है, तो ए और सी को हटा दीजिए। उसके बाद में रेगिस्तान का आएगा, तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर आपका आएगा घास का मैदान, लास्ट में आएगा मिश्रित खेती, तो बी यहाँ पर करेक्ट था। जो नए विद्यार्थी हैं, पहली बार क्लास को वॉच कर रहे हैं, वो जरा समझ लीजिए। इस प्रकार जो सूर्य का प्रकाश आता है, यह आपकी सतह यहाँ पर कुछ प्रकाश को यहाँ से परावर्तित कर दिया जाता है। इस घटना को ही एल्बिडो कहते हैं। एल्बिडो में जो है प्रकाश की कुछ मात्रा को अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और कुछ मात्रा को जो है परावर्तित, रिफ्लेक्टेड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है जैसे कि ये बर्फ़ है, बर्फ़ जो है प्रकाश को कम अब्जॉर्ब करेगा इस और रिफ्लेक्टेड ज़्यादा करेगा, ये परावर्तित ज़्यादा करेगा। तो जो परावर्तित ज़्यादा करता है उसका एल्बिडो अधिक होता है और जो कम करता है उसका एल्बिडो कम होता है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, तो ध्यान से प्रश्न को लगाना है। इस प्रकार मैप में आप देखते होंगे पूर्वी बिंदु, इस प्रकार भारत के मैप में होते हैं, 4 पॉइंट होते हैं ये। तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी था। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में स्थित है। पश्चिम जिन विद्यार्थियों ने पश्चिम चुना था उनका यहाँ पर गलत हो चुका है, क्योंकि भारत का जो देशांतर होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और वर्ल्ड का यदि मैप देखेंगे तो भारत की स्थिति कहाँ पर है वो आप सभी जानते भी होंगे। देखिए मैंने यहाँ पर इसका
चित्र लिया है। आप देखते होंगे कि भारत का जो पूर्व बिंदु है किबुथु है, ये यहाँ पर देखिए, और फिर इधर जो पश्चिमी बिंदु है वो गुजरात में है। तो यहाँ पर देखिए ई लिखा हुआ है और ये 68 डिग्री 7 मिनट है। और जी आपका सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है। और यहाँ पर भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, जो कि 6 डिग्री 8 मिनट यहाँ पर देखिए उत्तर। तो इसको जरूर याद रखना है। और यहाँ पर ये सबसे दक्षिणी बिंदु है, क्योंकि हमारा भारत यहाँ तक है और दक्षिण में सबसे यही बिंदु है इंदिरा पॉइंट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि मुख्य भूमि का बिंदु पूछा जाता है तो यहाँ पर जो है हमारा तमिलनाडु होता है और यहाँ पर कन्याकुमारी आएगा। मुख्य भूमि के लिए जो बिंदु आता है वो कन्याकुमारी आता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक का यहाँ पर नाम बताना है आपको। पारसी एक क्वेश्चन में हमने बताया था, व्याख्या में बताया था आपको कि पारसी समाज सुधारक कौन थे। तो डी राइट है यहाँ पर, बहराम जी एम मालाबारी। तो ये एक पारसी समाज सुधारक थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पर्सन है, इसकी व्याख्या मैंने यहाँ पर मेंशन की है। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालाबारी थे। इनका जन्म जो है बड़ोदरा पारसी परिवार में 1853 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया था। सम्मति आयु अधिनियम इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। और ये प्रश्न बना भी था कि सम्मति आयु अधिनियम कितना दिया गया था, सन हमको बताना था। तो सन याद कर लीजिए 1891 में। ठीक है, इसके कई पॉइंट दे करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इम्पोर्टेंट रहेगा आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। तो जरूर इसको याद रखें। ऐसे प्रश्न बन सकता है कि पारसी समाज सुधारक का नाम दे देगा आपको और यहाँ पर कह देगा इन्होंने, दूसरा पॉइंट कह देगा कि बाल विवाह के खिलाफ और विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया था। तो इसे करेक्ट हो जाएगा। और 1891 का सम्मति आयु अधिनियम इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। तो तीनों पॉइंट यहाँ पर इस प्रकार सही हो जाएंगे। तो एक अच्छा प्रश्न था ये प्रश्न, जो हम आपको बहुत अच्छे तरीके से करा रहे हैं। तो जो चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल से जुड़ जाइएगा भाई। जिस दिन भी क्लास होती है वो अच्छे लेवल की ही होती है। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वह था भगत सिंह, विपिन चंद्र पाल, जतिन दास और एस.सी. बोस। तो अभी मैंने बताया था ये सी राइट आंसर है, जतिन दास। इन्होंने जो है 64 दिनों की भूख हड़ताल की थी, जिसके कारण जो है जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी सन 1929 ईस्वी में। जतिन दास ये एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी जैन धर्म की विशेषताएं हैं? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ईश्वर के अस्तित्व का खंडन, क्रमवाद में विश्वास, आत्मा का अस्तित्व स्वीकार्य। सही का चयन करना है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। केवल 2 और 3 यहाँ पर सही है। इन्होंने जो है इनकी विशेषताओं में कर्मवाद में विश्वास शामिल था, आत्मा का अस्तित्व स्वीकार्य था इनको, ईश्वर के अस्तित्व का खंडन ये गलत पॉइंट है। ईश्वर के अस्तित्व का खंडन इनकी विशेषता में शामिल नहीं था और ईश्वर के अस्तित्व का कोई खंडन कर भी नहीं सकता है। ईश्वर जो है निरंकार है। चलिए प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मत और संस्थापक है के प्रश्न वही शामिल करते हैं। आपको लग रहा होगा कि थोड़ा कठिन प्रश्न ही शामिल किए हुए हैं, परंतु भाई यही प्रश्न एग्जाम में आएंगे। 30 मिनट की क्लास होती है, अच्छे से समझकर जो आंसर को लगाना होता है। तो यहाँ पर कुछ नया सीखने को मिल जाएगा आपको। जब प्रश्न प्रैक्टिस साइड में लगाओगे तो आसानी से कर पाओगे भाई। उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? तो कितने युग्म यहाँ पर सही सुमेलित हैं ये हमको बताना है। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य हैं और द्वैतवाद के मध्वाचार्य दिए गए हैं। विशिष्टाद्वैत के निम्बकाचार्य हैं और द्वैतवाद के वल्लभाचार्य यहाँ पर दिए गए हैं। बताना है कितने युग्म सही है। तो केवल यहाँ पर 2 युग्म सही हैं। एक तो पहले वाला इसके शंकराचार्य है, एक दूसरे वाला जिसका माधवाचार्य है। विशिष्टाद्वैत के जो संस्थापक हैं वो निम्बकाचार्य नहीं है। कौन है? हम सभी जानते भी हैं,
रामानुजाचार्य जी हैं। और निम्बकाचार्य के संस्थापक जो है कौन है? द्वैत, ये आएगा इसके लिए। अक्सर कुछ विद्यार्थी ठीक से पढ़ते रहते हैं और पढ़ते भी आए हैं कि दादा लाया नींबू, तो उस हिसाब से दा का प्रयोग यहाँ 2 बार हो रहा है और यहाँ पर निम्बकाचार्य, तो निम्बकाचार्य नींबू याद रखना है, ये गलत नहीं होगा। वल्लभाचार्य ये किसके संस्थापक थे? तो ये है संस्थापक थे शुद्धा द्वैतवाद के संस्थापक थे। तो पांचों को हमने जान लिया है। तो कितने मत थे? 5 मत थे। ये पॉइंट भी याद रखना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, कौन सा कथन सही है? भारत की सीमा 7 देशों से मिलती है। भारत के 17 राज्यों की सीमा इन पड़ोसी देशों से मिलती है। तो सी राइट है। कथन 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। याद अवश्य रखना है कि 17 राज्यों की सीमाएं जो है इन पड़ोसी देशों से मिलती है। भारत के जो पड़ोसी देश है वो 7 हैं। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट, कौन सा कथन सही है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश है और दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। तो सी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट है। कथन 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। ये ऐसे प्रश्न है जो गलत नहीं करने होते हैं, तो दोनों यहाँ पर सही थे। यदि हम मानचित्र को देखें तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने समझाने के लिए ले लिया है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य पूछा गया है तो अरुणाचल प्रदेश है, ये देखिए यहाँ पर। और सबसे पश्चिमी राज्य आपका है गुजरात है। तो ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल सही हो चुका है। उसके बाद में हमसे कहा गया है कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य, प्रश्न में केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं की गई है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए, तो सबसे उत्तरी राज्य हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश आएगा। और सबसे दक्षिणी राज्य हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ये यहाँ पर देखिए, लास्ट तक देखिए, ये थोड़ा सा बिल्कुल लास्ट में लगा हुआ है तमिलनाडु, तो सबसे दक्षिण राज्य तमिलनाडु है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा कथन सत्य है? सदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ये हमने भी बताया था आपको, तो इंदिरा पॉइंट ये सही है। भारत के मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, ये भी मैंने पॉइंट आपको बताया था अभी कि दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो कन्याकुमारी है। तो यहाँ पर दोनों कथन ये सही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। दोनों पॉइंट एक ही पर्सन में जो अच्छे से मिल चुके हैं। निम्नांकित में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। कितना इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, जबकि ये वाले तीनों जो है संवैधानिक निकाय हैं। संवैधानिक निकाय वे होते हैं जिनका उल्लेख संविधान में किया जाता है, और जिनका उल्लेख संविधान में नहीं किया जाता है, संवैधानिक निकाय वे होते हैं जिनका निर्माण केंद्र सरकार या विधानमंडल के द्वारा किया जाता है और संविधान में उनका कोई उल्लेख नहीं होता है। तो इस प्रकार के आयोगों को संवैधानिक निकाय कहा जाता है। देखिए दोनों पॉइंट को अच्छे से हमने जान लिया है। तो इसके बहुत सारे प्रश्न जो इस पर बने हुए हैं, तो उनका अध्ययन कर लीजिएगा भाई। नेक्स्ट प्रश्न मिलान संबंधी यह प्रश्न है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। संस्था और स्थान दिया गया है। इसरो कहाँ पर है? ये बंगलुरु में है। ए का 3 आएगा। ए का 3 ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में है। फिर किसी अन्य को देखिए जो आप जानते हो, तो VSSC ये तिरुवनंतपुरम में है, तो डी का 1 आएगा और डी का 1 जो है ए में है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो चुका है। IUACA पुणे में है। IUAC नई दिल्ली में है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट वीडियो का, वीडियो को लाइक शेयर कर देना है अपने दोस्तों में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी, किससे संबंधित थी? ये डी राइट है, मराठा प्रशासन से यह संबंधित थी।
माइनस के कुछ पॉइंट यहाँ पर लिए गए हैं। मंत्रिपरिषद में जो है यह प्रधानमंत्री परिषद थी, तो यहाँ पर 8 पॉइंट है। प्रश्न ये पूछा जाता है पेशवा का संबंध किससे था, तो राजा का प्रधानमंत्री से। अमात्य का संबंध वित्त एवं राजस्व मंत्री थे ये। और ये प्रश्न पूछा जाता है राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य कौन देखता था, तो सचिव देखता था। विदेश मंत्री किसको कहा जाता था, सुमंत या दबीर को। और जो भी कोई अन्य पॉइंट आपको लगता हो इस प्रश्न में, उसको आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। दोस्तों आरओ एआरओ की अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल की प्रत्येक क्लास को वॉच करते रहिएगा, निश्चित सफलता मिल जाएगी। कोई भी पॉइंट हम नहीं छोड़ेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट होगा पॉइंट टू पॉइंट उसको करते हुए चलेंगे। जो सिलेबस में टॉपिक है उसको मैं अच्छे से ध्यान करके कर रहा हूँ और क्लास आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसका बेल आइकन जो है ऑन अवश्य रखिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप क्लास को तुरंत जो है वॉच करें। जब भी क्लास होती है तभी उसको वॉच कर लेना है भाई। तो धन्यवाद दोस्तों।